अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। धड़ाधड़ आप लोग सब सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, अंगूठे मारे जा रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस महीने के आखिर तक 60,000 और फिर 1 लाख का जो हमारा सफर है, जो हमारी चढ़ाई है, जिस तरफ हम भाग रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहां तक पहुंचेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें आपके सामने रख देते हैं। पंजाब के अंदर नाज़रीन एक डेथ स्क्वाड है जो लोगों को मार रहा है, गोलियां मार रहा है, जाने ले रहा है। ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है और ये इसका शिकार कोई भी हो सकता है। जो सूरत हाल बन रही है ये आपके सामने रखते हैं, चूंकि सोशल मीडिया पर रोला पड़ा हुआ है कि ये डेथ स्क्वाड बहुत ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हमें बातों का पसंद आती हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते कि भाई ये कानून से हटकर है, ये मावराए कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, ये सैलाब है, ये गरीब को मुतासिर कर रहा है। ये कैसा तूफान है कि जिसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है उसे और ज्यादा रगड़ा जा रहा है। इसके ऊपर नाज़रीन बातचीत करेंगे, इसके चंद दूसरे एस्पेक्ट्स के हवाले से बातचीत करेंगे कि जनाब जो सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें भी पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसकी नजरें रोकड़े के ऊपर हैं, डॉलर्स के ऊपर हैं, पैसों के ऊपर हैं। मैं बल्कि आपके सामने चीजें रखता हूं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मेरी फेवरेट खबर, जिंदा कौमें कैसी होती है, जिंदा कौमें बिहेव कैसे करती है। इंडोनेशिया के अंदर नाज़रीन बगावत हुई है, बड़ी खौफनाक किस्म की बगावत हुई है। पार्लियामान के अंदर जो बैठे हुए लेले थे, उन तमाम तर लेलों के खिलाफ बगावत हुई है और उन्होंने अवाम ने वाकतन ईंट से ईंट बजाकर रख दिए, ईंट से ईंट बजाकर रख दी इंडोनेशिया के अंदर नाज़रीन। अच्छा, इससे पहले देखें मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस पूरे रीजन में बगावतें हो रही हैं और ये चीजें अब सर उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस रीजन के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहां पर अशराफिया का एक खास किस्म का कंट्रोल है। ये खास एक माहौल बनाकर हुकूमतें बनाते हैं, अवाम को लूटते हैं, अवाम की जिंदगियां वल्नरेबल कर देते हैं और अवाम का और जो अशराफिया है उसके दरमियान एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। फिर नाज़रीन जर्नलिस्टों, साफियों, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। यही काम नाज़रीन इंडोनेशिया के अंदर हो रहा था। ये चीजें सारी फ्यूल अप हो रही थी, लेकिन अचानक से नाज़रीन एक वाकया होता है जहां पर 21 साल एक अफान नामी नौजवान जो कि बाइकिया या एक मोटरसाइकिल चला रहा था, उसे पुलिस की गाड़ी रहुनत में, फिरौनियत में, यानी पुलिस वाला चवल आदमी, वो चवल आदमी गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा था, तो उस चवल आदमी को पुलिस की गाड़ी ने नाज़रीन कुचल दिया। वीडियो वायरल होगी। अवाम ने कहा ऐसी की तैसी भाई इन लेलों की, यानी एनफ इज एनफ। अवाम बाहर निकली नाज़रीन, उन्होंने पार्लियामान को आग लगाई। जितने लॉ मेकर्स हैं उनके घरों के अंदर ये घुसे, घसीट कर सबको बाहर निकाला, उनके घरों को आग लगा दी। अहम तरीन इमारतों, सड़कों, मुख्तलिफ जगहों पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने आग लगा दी है। अभी मैं खबर पढ़ रहा हूं कि इंडोनेशिया कट्स लॉ मेकर्स पर्क्स आफ्टर द प्रोटेस्ट, यानी इस खौफनाक किस्म के एहतजाज के बाद जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है वो आकर हाथ जोड़कर अवाम से माफी भी मांग रहा है और वो कह रहा है कि जो पार्लियामान है वहां पर जो 580 लोग हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, यानी 580 लेले हैं, इन लेलों के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं हम खत्म कर रहे हैं, इनका प्रोटोकॉल खत्म कर रहे हैं। लेकिन अवाम अब बैठ नहीं रही, ये कंट्रोल नहीं होगा, ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ये पहचान चुके हैं या फिर उनके गलत तक आ गए थे। उन्होंने एनफ इज एनफ यार, आधे है। यानी किस तरीके से यानी अंदाजा लगाए ना इंडोनेशिया के अंदर। ना देखो, ये जो इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के लेले थे, इनके जो हाउस अलाउंसेस हैं वो $3,000 एक बंदे का था, यानी प्राइवेट घर हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसके बावजूद $3,000 हाउस अलाउंसेस के मद में खाली इन लोगों को दिया जा रहा था। और वहां पर इन्फ्लेशन शदीद किस्म की, वहां पर महंगाई, वहां पर तूफान, वहां पर बेरोजगारी, और उसके बाद ये सारी चीजें बढ़ाई जा रही। उसके खिलाफ ये लावा पक रहा था और लाकानूनियत इंतहा की थी। जर्नलिस्टों को हरास किया जा रहा था, अब जो एक अपोनेंट आवाजें थी उन्हें दबाया जा रहा था। फिर बिलाखिर अवाम खड़ी होती है और उन्होंने ईंट से ईंट बजा। इससे पहले आपने राजा पाकसा, ये ब्रादर श्रीलंका के अंदर नाज़रीन 2-3 भाई बैठ गए थे इख्तिदार में आकर, भागना पड़ा था उन्हें। हसीना वाजिद नाज़रीन आखिरी टाइम उसने मिलिट्री चीफ को बुलाकर यह कहा कि अवाम को कुचल डालो। उसने कहा कि मैडम, कहानी यह है कि आपका महल घेर दिया गया है। ये जो चवले हैं, ये जो आम लोग होते हैं नाज़रीन, ये बड़े अलग तरीके से सोचते हैं। इनकी बर्दाश्त की एक लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर ये हम सब जो चवले हैं, हम चवले खड़े हो जाते हैं। कल सैलाब के दौरान एक पुलिस ऑफिशियल ने उसे एक आम बंदे को यह कहा कि ओए चवल, एसएचओ साहब ने रेस्क्यू वाले नहीं है चवल। तो हम जो चवले हैं नाज़रीन, हम चवले बाज़ खड़ी हो जाती, क्योंकि एक इंतहा तक चीजें पहुंच जाती। अब ये जो इंडोनेशिया के अंदर नाज़रीन लेलों के खिलाफ चवले खड़ी हुई हैं और उन्होंने अब वो बंदा उनका वो जो मुल्क से बाहर भाग रहे हैं और वो यानी अपने घरों के अंदर खुद को महफूज नहीं रख पा रहे, क्योंकि जो असल वारिस हैं, असल मालिक है मुल्क के, जो असल मुल्क को चलाते हैं नाज़रीन, वो उनके घरों के बाहर खड़े हुए, बाहर निकलो। अभी मैं देख रहा हूं वो प्रेसिडेंट धमकियां दे रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, घरों में नहीं घुसना, नहीं तो हम बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और रियासत हरकत में आएगी, रूल ऑफ लॉ को हम मेंटेन करवाएंगे। आसी अंज कर देसा, ऊंज कर देसा। मैं माफी भी मांगता हूं पुलिस ने जो लॉलेसनेस की है और जो तमाम तर
ग्रीवेंसेज हैं उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा प्रोटेस्टर्स को। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है नाज़रीन, ये जकार्ता से मुख्तलिफ जो और शहर है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 ये 8-10 प्रोविंसेस के अंदर, ये 8-10 मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये फैल चुका है और ये और मैसिव होता जा रहा है। लिहाजा ये प्रोटेस्ट नाज़रीन खौफनाक हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, बाकी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन वहां पर उनके जो हुक्मरान है उन्होंने फौरी तौर पर सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को बंद किया है, टेम्परेरीली सस्पेंड किया है। और इंडोनेशिया के अंदर तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा उसके यूजर्स थे, फॉलोअर्स थे। सम इंस्टीट्यूशंस वर एंटिसिपेटिंग प्रोटेस्ट टू कंटिन्यू ऑन मंडे. One international school said its classes would take place online until Tuesday, and the civil servants working in the Jakarta were asked to work from home. A Jakarta police spokesperson in remark aired by the broadcast television said that the patrols would be carried out in the capital to protect the citizens. वो कह रहे हैं हम citizens को protect करेंगे, हम महफूज रखेंगे। लेकिन वो जो अफान की वीडियो है, जस्टिस फॉर अफान, वो मैसिवली ट्रेंड कर रही है और वहां पर नाज़रीन मुश्किल होगी। अवाम रिएक्ट करती है नाज़रीन, मुख्तलिफ औकात में एक आधा कोई ऐसा वाकया होता है जिसके बाद एक ट्रिगर होता है और वो ट्रिगर फिर इतना मैसिव हो जाता है कि फिर चीजें कंट्रोल नहीं होती। और फिर जो बड़े बड़े तुरम खान होते हैं, बड़े बड़े जो कंट्रोल किया हुआ होता है, जो अशराफिया होती है नाज़रीन, उन्होंने जो डकारे होते हैं पैसे या माल, वो सारी चीजें वो बचती नहीं। यही चीज हमने श्रीलंका में देखी, यही चीज हमने बांग्लादेश में देखी, यही चीज हमने इंडोनेशिया के अंदर देखी है। ये सब कुछ वहां पर हुआ है और अभी भी हो रहा है, बैनुल अक़वामी खबर बनी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो पंजाब से विजुअल्स आ रहे हैं, वेरी सैड। पाकिस्तानी फौज का क्रेडिट है, पाकिस्तानी रेस्क्यू 112 का क्रेडिट है, रेस्क्यू के जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर रहे हैं उनका क्रेडिट है, सोशल मीडिया का क्रेडिट है, बेशुमार सोशल मीडिया के जर्नलिस्टों का क्रेडिट है कि पंजाब में अम्मात नहीं हुई, लोगों की जिंदगी इतनी नहीं गई। तकरीबन 33 से 40 लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन मैसिव जो एक ह्यूमन डिजास्टर वहां पर हो सकता था कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें चली जाती, चले वो लोगों की जिंदगियां कम से कम, अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगियां अभी कम से कम महफूज हुई हैं। 2 मिलियन से ज्यादा सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन लोग मुतासिर हो चुके हैं और मैसिव इवैक्यूएशन है वहां पर हो रही है। लाइफ स्टॉक, उसका बहुत बेशुमार नुकसान, फसलें, ये सारी चीजें तबाह हो गई हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि मजीद ऊपर फ्लडिंग हो रही है इंडिया के अंदर, मजीद ऊपर बारिशें हो रही हैं, उसके बाद फ्लडिंग होनी है। तो अभी तक जो डिजास्टर है या जो इसकी हौलनाकी है, ये खत्म नहीं हुई, ये हौलनाकी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और पंजाब मजीद नाज़रीन मुतासिर होगा। मरियम साहब की एक वीडियो आ रही है और वो वॉकी टॉकी के ऊपर कह रही है, हेलो मरियम नवाज स्पीकिंग, मैं आपको शाबाश देना चाहती हूं। मरियम नवाज स्पीकिंग, मैं आपको शाबाश देना चाहती हूं। और दो तरफ से नाज़रीन मुख्तलिफ कैमरे लगे हुए हैं और मरियम साहब जहां पर भी जाती हैं माइक बिल्कुल क्लोज है, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। मरियम साहब, थैंक यू सो मच, आपका बेहद शुक्रिया कि आप शाबाश दे रही हैं, आप साथ दे रही हैं। यकीन माने लोगों को इस चीजों से, इन वीडियो से इस वक्त कोई गर्ज नहीं। जिसका घर उड़ गया है, जिसके जानवर खत्म हो गए, जिसके फसल तबाह हो गई, उसे इन चीजों की अभी हरगिज बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। रेस्क्यू वालों को काम करने दें, मिलिट्री ऑफिशियल्स को काम करने दें, इदारों के लोगों को काम करने दें ताकि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। अब नाज़रीन, अगला जो खौफनाक एक और खबर है, सिंध, वहां पर नाज़रीन सुपर फ्लड आने वाला है। यानी ये तो फ्लड था, एक्सेप्शनली हाई फ्लड था, इसके बाद नाज़रीन सुपर फ्लड जो कि सिंध को डैमेज करेगा। वहां पर तकरीबन एक मैसिव इवैक्यूएशन वहां पर भी जारी है जो कि मिलियंस में चलेगी। वहां पर वो तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो फ्लड है ये मैसिवली डैमेज करेगा। और सिंध की जो टेरेन है, वहां से पानी खत्म भी इतनी जल्दी या आसानी के साथ वो पानी नीचे नहीं जाएगा। लिहाजा हमारे 2 सूबे या हमारा आधा मुल्क प्रैक्टिकली, आधे से ज्यादा मुल्क प्रैक्टिकली हमारा फ्लड ने फ्लैटन कर दिया है, बिल्कुल फारिग कर दिया है। और शहबाज शरीफ साहब जो चाइना के अंदर मौजूद हैं, जबरदस्ती पुतिन के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। और यहां पर हमें यह बताया जा रहा है कि डिप्लोमेसी का उरूज, भाई खुदा का खौफ करे। ये जो एससीओ है, इसकी इंपॉर्टेंस, वायद वजह, इसकी बुनियादी जिसकी वजह से ये बैनुल अक़वामी खबर बनी हुई है, इसके अंदर इंडिया की नुमाया मौजूदगी है। दैट्स इट, इसकी वजह से खबर बनी हुई है। चाइना के साथ हमारे ऑलरेडी ताल्लुकात हैं, रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात मौजूद हैं, लेकिन इंडिया की वजह से। लेकिन खैर, हमने इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को रूट मारा। अच्छा नाज़रीन, सिंध के अंदर मिलिट्री और नेवी, उनके बारे में कहा जाता है कि आर्मी नेवी मोबिलाइज्ड एज द सिंध प्रिपेयर्स फॉर द सुपर फ्लड। वहां पर भी इवैक्यूएशन, यानी जितना चले ह्यूमन लॉस या फिर जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, उसी सिंध के अंदर अल्लाह करे कि अवॉइड किया जा सके, लेकिन ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और अभी अगले जो 48 घंटे हैं उनके बारे में पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये कह रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आर क्रिटिकल और वार्न्स ऑफ द एक्सेप्शनली हाई फ्लड लेवल्स एट द सतलुज चिनाब थ्रू सितंबर 3, यानी सितंबर 3 तक मजीद सतलुज और जो चिनाब है उसमें मजीद एक्सेप्शनली
جو ہائی فلڈنگ ہے وہ ہونے والی ہے، یعنی مزید ڈیمیج ہے وہ ہونے والی ہے۔ اچھا ناظرین، یہ سیلاب تو آتے ہیں، اور یہ سیلاب آج نیا سیلاب نہیں ہے، یہ تقریباً 30 سے 35 سیلاب پاکستان کے اندر آ چکے ہیں، اور ہمیشہ سیلاب کے مد میں امداد بھی آتی ہے۔ وہ امداد ناظرین، وہ بلینز آف ڈالرز جاتے کدھر ہیں؟ وہ انفراسٹرکچر بنتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسا ماحول کیوں نہیں بنتا؟ اویئرنیس کم از کم کیوں نہیں جنریٹ ہوتی؟ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو انلیگلی بنائی جا رہی ہیں، جو ریور بڈ کے اوپر بنائی جاتی ہیں، انہیں کیوں نہیں روکا جاتا؟ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرافیہ ان تمام تر ڈیزاسٹر سے فائدہ اٹھاتی ہے، بینیفٹ اٹھاتی ہے۔ 2022 میں $11 بلین آئے، کدھر گئے؟ نا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر گئے۔ اینجلینا جولی آئی تھی، مال لے کر آئی تھی، دنیا مال لے کر آئی تھی، وہ کدھر گیا؟ یہ جو اشرافیہ ہے پاکستان کی، یہ لوٹ رہی ہے، یہ مال بناتی ہے ناظرین، یہ پھر ان کے بچے امیر ہوتے ہیں، ان کا سارا جو بینیفٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو نیچرل ڈیزاسٹرز اور سیلاب اور یہ جو ساری چیزیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آزمائش ہے، یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے جو کہ کی جاتی ہے، اور اس کے مد میں اشرافیہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز پیسے کماتی ہے۔ ابھی پھر آپ نظر رکھیے گا، ہم سب نظر رکھیں گے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کتنا روکڑا ملک سے باہر سے آئے گا اور وہ روکڑا کدھر لگے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کو صرف ایک ریسٹ دے دیں اور آپ جا کر وہاں سے امرود خرید لیں اور چیزوں کو اسی طرح سے ختم کر دیں۔ لوگوں کو دوبارہ سے آباد کرنا، کسان کو ایک ایک کٹی تک کا مال اس تک پہنچانا، اس کی زندگی دوبارہ سے بحال کرنا، یہ اسٹیٹ کی، ریاست کی، گورنمنٹ کی موجودہ ذمہ داری ہے، اور اس کو ایسے ہی کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی، یہ لوگ ریئیکٹ کریں گے۔ بڑے ولنریبل ہو گئے ہیں پاکستان کے لوگ آلریڈی۔ اچھا ناظرین، اب ڈیتھ اسکواڈ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کچھ ایک سٹیٹس ہیں، اور یہ پاکستان کے دو بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور یہ بولے ہیں۔ محترم وسیم ملک صاحب پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ کہانی مریم سرکار کے ڈیتھ اسکواڈ کی۔ پنجاب میں جنم لینے والا المیہ اب ایک سنگین حقیقت بن چکا ہے۔ مریم نواز کا قائم کردہ ادارہ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ باقاعدہ ایک ڈیتھ اسکواڈ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اسلامی اصول، آئین، قانون، عدالتی فیصلے اور بین الاقوامی معاہدے پامال کرتے ہوئے ماورائے عدالت قتل معمول بن چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولیس مقابلوں میں 35% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، یعنی پولیس خود، یہ CCD خود لوگوں کو مار رہا ہے۔ صرف چند ماہ میں پنجاب کے مختلف شہروں میں 815 مقابلے ہوئے ہیں، جن میں 480 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 335 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اگر فیصلے بندوق کی نالی سے ہونے ہیں تو عدالتوں کی ضرورت باقی کیا رہ جاتی ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سمیت پوری عدلیہ تماشائی بنی بیٹھی ہے، اور پنجاب تیزی سے ایک پولیس اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین CCD لوگوں کو مار رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو ناظرین بعض اوقات اچھا اس لیے لگتا ہے چونکہ ہمیں کبھی انصاف ملا نہیں ہے، لیکن ناظرین یہ جو آج یہ جو کرمنلز کو جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ کرمنلز مارے جا رہے ہیں، یہ کل میری اور آپ تک آئے گا۔ دیکھیں، پروسیکیوشن ہونی چاہیے، آپ الگ عدالتیں بنا سکتے ہیں، اسپیڈی ٹرائل بنا سکتے ہیں، اسپیڈی پروسیکیوشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو مار نہیں سکتے، آپ گولیاں مار کر فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہم بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچی کو چھیڑ رہا ہے، جو کہ انتہائی خوفناک عمل ہے اور اس کی سخت ترین سزا ہونی چاہیے، لیکن ناظرین یہ کیا سلسلہ ہے کہ نفے میں سے پسٹول نکل آیا، ایک بندہ کوئی کسی کو ہاتھ دکھا رہا تھا، اس کی انگلی کاٹ دی۔ یعنی یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے، ان کی سزا ہونی چاہیے، اتنا ہی غصہ مجھے جتنا آپ کو ہے، لیکن ناظرین یہ حل نہیں ہے، یہ سولوشن نہیں ہے کہ نیفے میں سے پسٹول نکل آئے اور آپ یہ سب کچھ کر دیں۔ مریم نواز صاحبہ اگین ویری ویری پرومیننٹ جرنلسٹ، سپریم کورٹ کی بڑی ریپیوٹڈ یہ رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، لکھتی ہیں CCD کے جعلی انکاؤنٹرز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کی روزانہ 50 سے زیادہ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کو موصول ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو یہ پہنچ رہی ہیں کہ بھائی یہ بندے مارے جا رہے ہیں۔ خبر ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے انکاؤنٹر سے متاثرہ خاتون نے جب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ان کا ایک بیٹا غضنفر اسلم پولیس کے انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ گرفتار دوسرے انصر اسلم کی جان کو شدید خطرات لاحق ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے جولائی کے آخری ہفتے میں کیس کی سماعت کرتے ہوئے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے مکالمے میں کہا کہ جب کبھی CCD کی گاڑی پر فائرنگ ہو تو گولی سیدھی ملزم کو ہی کیسے لگ جاتی ہے، گولی کسی پولیس کانسٹیبل یا گاڑی کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتی؟ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے SHO شرک پور تھانہ کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا تو IG پنجاب نے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتایا کہ ملزم کو برآمدگی کے بعد لے جایا جا رہا تھا جب پولیس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا اور ملزم کے ساتھیوں نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ، یہ ناظرین ایک باقاعدہ سے ایک سیکوینس ہے، ایک پیٹرن ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ہم جی لے کر جا رہے تھے بندوق کو، ٹائر پنکچر ہو گیا، گاڑی رکی اور لوگوں نے فائر کرنا شروع کر دیا اور ہمیں بندے مارے گئے۔ یہ انکاؤنٹرز ہیں، یہ لوگ مارے جا رہے ہیں ناظرین۔ کرمنل بھی ہے، اس کا رائٹ ہے اسے پروسیکیوٹ کریں، اس کے قانونی حق ہیں، اس کا قانونی رائٹ ہے، قانونی حق ہے، سڑکوں پر نہیں بندے مار سکتے آپ۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔